स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में आपने एडजॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम लोग नया एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे लॉन्ग क्वेश्चन प्राय बोर्ड परीक्षा में रहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। समझ गए बात को, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग इसका सवाल बनाएंगे। समझ गए बात को। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप लिखिए, ये आपका अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ाया है, कि ये आपका चैप्टर 4 होगा। ठीक है, लिखिए चैप्टर 4। लेकिन केसी सिन्हा के अनुसार से आप जाएंगे, एक्सरसाइज होगा 8। समझ गए बात को। किसके अनुसार से? केसी सिन्हा के अनुसार से एक्सरसाइज होगा 8.1। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आप पहले चैप्टर का थोड़ा नाम लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे इस पर हम कंसेप्ट बताएंगे। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखिए मान लीजिए लेट 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, हमने मान लिया 2 लीनियर इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन का नाम है a1x प्लस b1y, है ना, a1x प्लस b1y बराबर c1। ठीक है, पहला लीनियर इक्वेशन। दूसरा लीनियर इक्वेशन का नाम है a2x प्लस b2y बराबर c2। अब यहाँ क्या है, जो गौर करिएगा, यहाँ 2 लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो हम क्या सब मानेंगे। पहला हम मानेंगे मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A बराबर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या सब लिखेंगे, A1, ठीक है, B1, A2, B2। x और y का जो कांस्टेंट है A1, B1, A2, B2, इसको हमने लिखा मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A में हमने इसको लिख दिया, किसको लिख दिया, A1, B1, A2, B2। समझ गए बात को। दूसरा लिखिए मैट्रिक्स X मतलब वेरिएबल। जितना भी वेरिएबल होगा जिसका हमको मान निकालना है, जैसे यहाँ 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल है ना, तो हमको एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स वाई का मान आप डायरेक्ट भी बच्चा जैसे निकाल सकते हो 10th क्लास के तरीका से, लेकिन यही 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल होगा, थोड़ा सा परेशानी होगा। उसी को निकालने के लिए नया टेक्निक आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले 2 वेरिएबल वाला, उसके बाद 3 वेरिएबल वाला। तो ये आपका मैट्रिक्स A है। A में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या होगा, A1, B1, A2, B2, A1, B1, A2, B2। उसके बाद X क्या होगा, वेरिएबल मैट्रिक्स। X में क्या सब होगा, तो 2 वेरिएबल है X और Y। यहाँ लिख दिया X और Y, यही 3 वेरिएबल होता, हम लिखते X, Y और Z। समझ गए बात को। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को आप मान लो B, मैट्रिक्स B, तो कांस्टेंट में क्या सब है, एक आपका है C1, दूसरा है C2। तो 2 ठो कांस्टेंट है, C1 और C2। आपका 2 कांस्टेंट है, एक का नाम रख दीजिए C1 और एक का नाम रख दीजिए C2। दोनों कांस्टेंट का नाम हमने लिख दिया क्या, C1 और C2। गौर करिए, पहला मैट्रिक्स A है जिसका नाम है A1, B1, A2, B2। दूसरा X है, वेरिएबल मैट्रिक्स X और Y। तीसरा कांस्टेंट है C1, C2। ठीक है, अब देखिए आपको हम बता दें कि यहाँ पे चूंकि A गुना X, अगर आप A को X से मल्टीप्लाई करोगे तो B के बराबर आ जाएगा। AX बराबर क्या होगा, B। जरा गौर करो, अगर आप A को X से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मान होगा B। AX बराबर होगा B। अगर AX बराबर B होगा, इसका मतलब इंप्लाइज दैट X बराबर क्या होगा, A इनवर्स B। ध्यान दीजिए, अगर AX बराबर B होगा तो उस परिस्थिति में हमको X का मान निकालना है। X बराबर क्या होगा, A इनवर्स B। तो X निकालना है मतलब हमको वेरिएबल्स निकालना है, X और Y निकालना है। तो X हम लोग कैसे निकालते हैं सकते हैं, तो X के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, है ना, X बराबर हो जाएगा आपका A इनवर्स B। X यानी वेरिएबल मैट्रिक्स, x बराबर होगा a इनवर्स b। समझ गए बात को। अब आप कहोगे सर a इनवर्स क्या होगा,
आपको हम बता दें, ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। अब गुना आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक्स निकालने के लिए कॉन्सेप्ट हो गया ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, इसको भी घेर देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए, अब पहला बात ये आप समझ गए कि दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। एक का नाम है a1x प्लस b1y बराबर c1, दूसरा का नाम है a2x प्लस b2y बराबर c2। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। दिया हुआ a मान लिया a1 b1 a2 b2, x मान लिया x और y, b मान लिया c1 c2, मान लिया आराम से। अब बताइए ax बराबर होगा b, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तब आपके मन में होगा कैसे आएगा, खाली देख लो, उतारने का जरूरत आपको नहीं है। हमने आपको सिखाया a को x से मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा। कैसे आएगा देखिए, गुना करके आपको दिखाते हैं। ए की जगह पे आप क्या कहोगे? ए की जगह पे कहेंगे a1 b1 a2 b2। अब जहां x है, x के जगह पे आप क्या कहोगे? x और y बराबर b। b के जगह पे आप क्या कहोगे? b के जगह पे आप कहोगे सर c1 और c2। अब जरा कल्पना करो, अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई करने का टेक्निक हमने आपको सिखाया है रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना करेंगे? कॉलम से गुना करेंगे। अगर पहला रो को पहला कॉलम से गुना करोगे, देखो यहाँ पे क्या होगा, a1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे a1x, b1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b1y, फिर देखो a2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे a2x, b2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b2y, a2x प्लस b2y बराबर आपका क्या हो गया? c1 c2। तो कैसे गुना होता है? गुना करने का तरीका होता है रो कॉलम वाइज। रो को कॉलम से गुना करते हैं, यानी पहला रो को पहला कॉलम से a1x प्लस b1y, इधर देखो a2x प्लस b2y बराबर c1 c2 है। अब बताइए, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उसका ऑर्डर भी सेम होता है, साथ ही साथ उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सेम होने का मतलब ये किसके बराबर होगा? c1 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? c2 के बराबर होगा। यस या नो? मतलब a1x प्लस b1y बराबर होगा c1, पहला। दूसरा देखिए a2x प्लस b2y बराबर होगा c2, ये क्या होगा? दूसरा। बोलो एनी प्रॉब्लम है कि नहीं है? यानी अगर आपका ये दो इक्वेशन है, एक है a1x प्लस b1y बराबर c1, दूसरा है a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो a बराबर मैट्रिक्स से क्या मानेंगे? कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। कॉफिशिएंट में क्या सब है? a1 b1 a2 b2, ठीक है। x क्या होगा? वेरिएबल मैट्रिक्स, यानी x और y। फिर b क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स में क्या होगा? c1 और c2, c1 और c2। अब बोलेंगे चूंकि ax बराबर b इंप्लाइज दैट, अगर ax बराबर b होगा यानी x बराबर क्या होगा? a इनवर्स b। अगर ax बराबर b है तो x बराबर क्या होगा? a इनवर्स b। अब जहां a इनवर्स है, a इनवर्स का मान क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। बोलो यस या नो? अब सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा? डिटरमिनेंट ए पर। आगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ छोटा छोटा बात बताएंगे। पहला बात, इसको आप लिख चुके हो? लिखे हो क्या? नहीं लिखे हो तो कोई जरूरत नहीं है, समझने का बात है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें जो हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग हाईटेक कॉन्सेप्ट में जाएंगे। एक रिसर्च किया हुआ कॉन्सेप्ट है, अभी हम तुरंत आपको उसके बाद बताएंगे। पहले आप कुछ छोटी छोटी बातों को जानिए। आप यहाँ लिखिए यूजफुल, ठीक है, उपयोगी, कुछ खास बात है आपके लिए, काफी यूजफुल है, उसको आप लिखेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले कुछ शब्द है जिस शब्द को आपको सीखना है। समझ गए बात को? हर हाल में उसको ध्यान में रखना है, सीखना है। उसके बाद इसके क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला शब्द आपको सीखना है, इसका नाम है कंजिस्टेंट, ठीक है। कंजिस्टेंट, कंजिस्टेंट समझो। कंजिस्टेंट अगर कभी लिखा रहता है तो कंजिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ध्यान दो,
कंजिस्टेंट शब्द का मतलब होता है सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब प्रश्न उठता है अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो कितना सॉल्यूशन निकलेगा? एक सॉल्यूशन भी निकल सकता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी निकल सकता है। समझ गए? इसलिए कंजिस्टेंट शब्द का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लो आप, वन और मोर सॉल्यूशन, वन और मोर सॉल्यूशन। कंजिस्टेंट शब्द का मतलब होगा एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन। मतलब आप कह सकते हो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बोलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना, यानी सॉल्यूशन का मान निकलेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कंजिस्टेंट। कंजिस्टेंट शब्द का मतलब होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वन और मोर सॉल्यूशन। समझ गए बात को? यही कंजिस्टेंट का उल्टा होगा इनकंजिस्टेंट। समझ गए बात को? इनकंजिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंजिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बोलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कितना सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन भी हो सकता है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब दूसरा बात आप लिखो इसमें, कंजिस्टेंट के बाद इनकंजिस्टेंट, ठीक है। इनकंजिस्टेंट का मतलब हो गया सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन। बोलिए सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये कुछ शब्द है जो हम आपको समझा रहे हैं जिससे कि सवाल को बनाना काफी सरल हो जाता है, क्योंकि कोई भी सवाल को बनाने के लिए पहले सवाल को समझना पड़ता है। तो सवाल को कैसे समझेंगे? जब उसके शब्दों को समझेंगे। तो आपको बता दें, कंजिस्टेंट शब्द का मतलब होगा सॉल्यूशन होगा, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। इनकंजिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखना, समझ गए बात को? ठीक है, क्या आपको हमने सिखाया? आपको हमने दो बात सिखाया, कंजिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, इनकंजिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। कंजिस्टेंट एक या अनंत सॉल्यूशन, एक या कितना भी सॉल्यूशन हो सकता है, वो हर परिस्थिति में होगा कंजिस्टेंट। और इनकंजिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंजिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा। अब एक चीज आइए, अब है एक शब्द है ट्रिवियल सॉल्यूशन। बोलो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझ गए बात को? आप यहाँ पे लिखिए तीसरा नंबर में, अगर कभी लिखा रहता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, कभी किसी सवाल में आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन दिखाई पड़ते तो याद रखना ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होगा, यहाँ लिख लीजिए आप, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन। बोलिए कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। यूनिक का हिंदी होता है अद्वितीय। यूनिक का क्या हिंदी होता है? अद्वितीय। अगर कभी लिखा रहेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा। समझ गए? और खास तौर पे यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन होगा? यहाँ पे आपको जीरो सॉल्यूशन होगा। जीरो सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड तीनों का मान जीरो जीरो ही आएगा, या दो वेरिएबल होगा तो दोनों का मान जीरो जीरो आएगा। समझ गए बात को? अब एक शब्द और आप जानिए इसका ट्रिवियल का उल्टा, इसका है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बोलिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या सिखाया? यूनिक सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या सिखाया? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक अद्वितीय, एकता। और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो इसका मतलब अनंत सॉल्यूशन। एक से ज्यादा को क्या क्या बोलेंगे हम लोग? 2 3 4 5 10 50 कितना हो सकता है? तो अगर कभी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का बात हो इसका मतलब समझ जाना कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी आप हिंदी में लिखोगे तो आप कह सकते हो अनंत हल होगा। बोलिए कितना हल होगा? अनंत हल होगा। फिर से सुनिए, कंजिस्टेंट शब्द का मतलब वन और मोर सॉल्यूशन, इनकंजिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। बोलो याद रख सकोगे क्या? ये कुछ छोटा छोटा बात है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तेजी से आप इसको लिखिए जल्दी।
देखिए सर, देखिए अब एक चीज आप जानकारी के लिए यहाँ लिख लो 5 नंबर में, देखो जगह है इसमें, देखो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस system of linear equation, homogeneous and non-homogeneous system of linear equation, ठीक है, homogeneous and non-homogeneous system of linear equation। अभी एक्चुअल में हमने सोचा पहले कुछ शब्द को सिखा दें, जैसे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब किसी सवाल में लिखा रहेगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। सवाल में लिखा रहेगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बात समझ में आना चाहिए। ये बात समझ में आएगा तब ना आप सवाल को बना सकोगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा। आप यहाँ पे लिखिए, आप यहाँ लिखिए ए सिस्टम ऑफ linear equation, a system of linear equation ax बराबर b, ध्यान दीजिए a system of linear equation ax बराबर b is called, ठीक है, ax देखिए ये जो आपका इक्वेशन था, यही इक्वेशन है ax बराबर b। इक्वेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ax बराबर b। तो ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन रहेगा तो भी ये कंसेप्ट लगेगा ax बराबर b। तो कंसेप्ट है ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax बराबर b इज कॉल्ड ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ linear equation if b बराबर 0। अगर ये b का मान 0 होगा, जरा गौर करिएगा, ये b के जगह पे 0 होगा, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स होगा, है ना। तो कंसेप्ट है ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax बराबर b इज कॉल्ड ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन b बराबर 0। अगर b का मान 0 होगा तो वो कहलाएगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बोलिए क्या कहलाएगा, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान देखना, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कोई मन कहेगा कि अगर सर b आपका 0 मैट्रिक्स नहीं हो, मतलब ये जो आपका b है ये b के जगह पे आ रहा है C1 C2, अगर ये दोनों 0 हुआ तो ये कहलाएगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यदि b के जगह पे ये दोनों 0 नहीं हुआ, एक तो 0 हुआ या दोनों 0 नहीं हुआ, है ना, समझ गए बात को। अगर ये आपका 0 मैट्रिक्स नहीं हुआ, ये अगर आपका 0 नहीं हुआ, तब वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाएगा, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप यहाँ लिख लीजिए अदरवाइज, अन्यथा अदरवाइज क्या कहलाएगा, तो लिखो अदरवाइज वो कहलाएगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ गए बात को, ठीक है। फिर से हम बोलना चाहते हैं ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax बराबर b इज कॉल्ड ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन if b बराबर 0, अदरवाइज नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ax बराबर b, ये जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर आपका b एक 0 मैट्रिक्स हुआ तो वो कहलाएगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ax बराबर b में अगर आपका b एक 0 मैट्रिक्स नहीं हुआ तो वो कहलाएगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर से सुन लो, ax बराबर b में अगर b आपका एक 0 मैट्रिक्स हुआ तो वो कहलाएगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ax बराबर b में अगर b आपका एक 0 मैट्रिक्स नहीं हुआ तो वो कहलाएगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, जल्दी लिखिए आप, फिर हम इसका एग्जांपल देंगे आपको।
लिख पाए सब? लिए सब? ये लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल लिखिए आप। एक एग्जाम्पल आप लिखिए, जैसे कभी लिखा रहेगा, मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 0, पहला। दूसरा आपका दिया हुआ 5x प्लस 7y बराबर 0 दिया हुआ है ना। अगर ऐसा आपको कभी लिखा रहेगा कि 2x प्लस 3y बराबर 0, 5x प्लस 7y बराबर 0, इतना, ये जो आपका है इतना, इज कॉल्ड ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान दीजिए, दोनों तरफ उधर 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वही अगर ऐसा लिखा रहेगा, जरा गौर करिए, मान लीजिए ऐसा रहता है 2x प्लस 3y बराबर 7 रहता, यहाँ कहीं रहता, मान लीजिए अगर यहाँ दिया रहता 3x माइनस 9y बराबर 4 आपका लिखा होता। ठीक है, ठीक है, जल्दी करिए। अगर ऐसा कभी लिखा रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? जरा गौर करिए, 2x प्लस 3y बराबर 7 है, 3x माइनस 9y बराबर 4 है, तो इतना इज कॉल्ड ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ गए बात को? यानी हम बोलना चाहते हैं, क्या हम कहना चाहते हैं, अगर ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax बराबर b में, जरा गौर करिए, ये b अगर आपका 0 मैट्रिक्स है तो वो आपका क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। और ये आपका b अगर 0 नहीं है तो वो आपका क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस। क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस। समझ गए बात को? इस छोटा सा बात को ध्यान रखना कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax बराबर b इज कॉल्ड ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ b इक्वल टू 0, और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ b इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यानी हमने क्या सिखाया कि ax बराबर b में अगर b एक 0 मैट्रिक्स होगा उसका नाम होगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और अगर b एक 0 मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका नाम कहलाएगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, चलिए लिख सकते हैं आप इसको। ये हमने आपको छोटी छोटी बात, ये सब आपको जानकारी के लिए सिखाया, सवाल को समझने में ये सब शब्द आपको काम देगा, आप याद रखना ये सब शब्द, हर हाल में ये सब शब्द याद रखना। कंसिस्टेंट, वन या मोर सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कंसिस्टेंट का मतलब हो गया वन और मोर सॉल्यूशन, एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझ गए? और आप कह सकते हैं ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax बराबर b इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ b बराबर 0, अदरवाइज नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलिए मिटाएं, मिटा सकते हैं। अब देखो, इसका सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, है ना, जब 3 ऑर्डर वाला होगा।
आपको हमने बताया कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें आपका क्या होगा, ए एक्स बराबर बी, बोलो ए एक्स बराबर बी होगा, ए एक्स बराबर क्या होगा, बी, ए एक्स बराबर बी होगा, यानी एक्स बराबर आप क्या कहोगे सर, ए इनवर्स बी, बोलो कहोगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का क्या मतलब होता है, ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, बोलो एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना हो गया बी। ठीक है, ये प्रोसेस है सवाल को बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये आपका प्रोसेस है। अब हमने ये कोई भी सवाल बनाओगे तो इस प्रोसेस का आप प्रयोग करोगे डायरेक्ट, उससे पहले जो हमने सिखाया वो तो समझने के लिए है। ठीक है, चाहे 2 ऑर्डर का हो चाहे 3 ऑर्डर का हो। अब बताओ x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना बी। आप बताइए कि आप पहले एडजॉइंट ए निकालोगे या पहले डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, बोलिए। पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। जरा गौर करना, यानी कोई भी सवाल होगा तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए, बोलो क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। जरा गौर करना, ये हमने एक रिसर्च किया है, उसको बढ़िया से समझना। सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। अब सवाल उठता है अगर डिटर्मिनेंट ए का मान निकालेंगे तो 2 बात होगा पूरा दुनिया में, या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होगा, ध्यान दीजिए, या तो डिटर्मिनेंट ए के मान 0 के बराबर होगा या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। बोलिए तीसरा बात हो सकता है क्या, या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होगा, है कि नहीं है। यही 2 बात हो सकता है। कभी तीसरी बात हो सकती है क्या, या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होगा। तीसरा बात तो संभव नहीं है। अब सवाल उठता है जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा, जरा गौर करो, ये अगर 0 नहीं होगा तो इसका मान आसानी से एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यानी जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। आप कहोगे सर कंसिस्टेंट क्या हुआ, अभी तुरंत सिखाए थे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन होगा, जिसका सॉल्यूशन होगा, चाहे कैसनो सॉल्यूशन है ना, लेकिन यहां पर ये जो कंसिस्टेंट होगा वो कैसा सॉल्यूशन आपको देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। आपको हम सिखाए थे, आपको हम लिखाए थे इधर, कंसिस्टेंट का मतलब 1 और मोर सॉल्यूशन, चाहे एक सॉल्यूशन होगा चाहे अनंत सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट का, लेकिन जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो वहां पर वो कंसिस्टेंट होगा, वहां पे आपको वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। और यूनिक सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे, यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट है, x बराबर ए इनवर्स बी, बोलो x बराबर ए इनवर्स बी। इसी फॉर्मूला से हम डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन उसका निकाल लेंगे। बोलो एनी प्रॉब्लम। यानी हमने आपको क्या सिखाने का प्रयास किया, हमने सिखाने का प्रयास किया x के लिए फॉर्मूला होगा a इनवर्स b, और a इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। सब कुछ डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट ए पर। तो 2 बात होगा, या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होगा या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसका सॉल्यूशन होगा। अब कैसा सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे निकालेंगे यूनिक सॉल्यूशन, तो x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। यस या नो, ठीक है, एक बात हो गया। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा स्टेप में। दूसरा बात है अगर किसी भी परिस्थिति में मान लो डिटर्मिनेंट ए का मान अगर 0 के बराबर हो गया, है ना, डिटर्मिनेंट ए का मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। कुछ आदमी क्या करता है, जैसे डिटर्मिनेंट ए का मान बराबर हो गया, माथा पीट लिया, क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं है। जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होगा, इस स्टेप में ये 0 हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। एक और स्टेप हम इसका जांच करें, ध्यान दीजिएगा। क्या स्टेप जांच करेंगे, ध्यान दो। जब ये नीचे वाला 0 हो जाएगा, ध्यान देना, क्या, जब नीचे वाला 0 हो जाएगा तो हम देखेंगे ये जो ऊपर वाला है कि नहीं है, ऊपर वाला आपका क्या है, ध्यान दीजिए, ऊपर वाला आपका था एडजॉइंट ए गुना बी,
एडजॉइंट ए गुना बी बाय डिटर्मिनेंट ए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा गौर करना। तो हम ये बोलना चाहते हैं, जब आपका डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो जाएगा, जब आपके डिटर्मिनेंट ए का मान 0 हो जाएगा, समझ गए, तब हम क्या जांच करेंगे? तब हम जांच करेंगे ऊपर वाला का, तब हम जांच करेंगे एडजॉइंट ए गुना बी। किसको जांच करेंगे? एडजॉइंट ए गुना बी। किसका जांच करेंगे? एडजॉइंट ए गुना बी का जांच करेंगे। ठीक है, जब ये नीचे वाला 0 हो जाएगा तो ऊपर वाले का जांच करेंगे हम, एडजॉइंट ए गुना बी का जांच करेंगे। ठीक है, जांच करने का मतलब एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कोफैक्टर, हम निकालेंगे एडजॉइंट ए गुना बी। ठीक है, अब सवाल उठता है एडजॉइंट ए गुना बी जो निकालेंगे तो इसमें भी दो बात होगा, इसमें भी दो बात होगा। कहोगे सर क्या दो बात होगा? आपको बता देते हैं, जब आप अपने हैं तो आपको तो एक एक बात बताएंगे, तो यहाँ दो बात है क्यों नहीं बताएंगे, है ना? अब सवाल उठता है जब हम एडजॉइंट ए गुना बी निकालेंगे दो बात होगा, या तो एडजॉइंट ए गुना बी जीरो मैट्रिक्स होगा, या तो एडजॉइंट ए गुना बी जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। या तो एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 आएगा, 0 माने जीरो मैट्रिक्स। क्यों जीरो मैट्रिक्स? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगा, तो हम एडजॉइंट ए गुना बी का मान निकालेंगे। अगर एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 आएगा, जरा गौर करना, अगर एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 आएगा तब ये फिर से हो जाएगा कंसिस्टेंट। बोलिए क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। जरा गौर करना, अगर एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 आ गया तो वो फिर से आपका होगा कंसिस्टेंट। लेकिन यहां जो कंसिस्टेंट होगा, यहां उसका कितना सॉल्यूशन होगा? तो आप यहां लिखो सर इसका इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसका अनंत हल होगा। बोलिए कितना हल होगा? अनंत हल होगा। कितना हल होगा? अनंत हल होगा। समझ गए बात को? ठीक है, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एक बात हो गया। दूसरा, जब आपका एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, तब ये क्या होगा? तो उस परिस्थिति में ये होगा आपका इनकंसिस्टेंट। बोलो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होगा। और यहां पे इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट होगा और इसका होगा नो सॉल्यूशन। बोलो कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कोई हल नहीं, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ गए बात को? जल्दी लिखिए। विश्वास कर दे, इसको आप लोग लिख चुके हैं, और जल्दी करिए। ठीक है, विश्वास करते इसको आप लिख चुके हैं। देखो, दो ऑर्डर वाला लीनियर इक्वेशन हो चाहे तीन ऑर्डर वाला हो, एक ही बात है। सबसे ax बराबर b, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो x का मान होगा a इनवर्स b। a इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना b।
ठीक है, यानी एडजॉइंट ए गुना बी बाय डिटर्मिनेंट ए। हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए का। अब दो बात होगा, या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं होगा या तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होगा। अब जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं होगा उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x बराबर a इनवर्स b के फॉर्मूला से, ठीक है। और दूसरा बात, जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर होगा तब क्या करेंगे, मान लो जब ये नीचे वाला आपका 0 हो जाएगा तब क्या करेंगे, जब नीचे वाला 0 हो जाएगा तो ऊपर वाला का जांच करेंगे। हम किसका जांच करेंगे, एडजॉइंट ए गुना बी का। अब सवाल उठता है, अगर सर ऊपर को 0 हो जाए, अगर एडजॉइंट ए गुना बी का भी मान 0 हो जाए, नीचल का भी 0, ऊपर का भी 0, नीचल का भी 0, ऊपर का भी 0, dr भी 0, nr भी 0 है, जब ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा तो भी ये कंसिस्टेंट होगा और यहां पर इसका इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। समझ गए बात को, है ना, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, तो यहां इस कंसिस्टेंट होगा और इसका इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। दूसरा बात, जब एडजॉइंट ए गुना बी का मान 0 के बराबर नहीं होगा, यह इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यह इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ गए बात को, विश्वास करते इसको आप लिख चुके हैं। चलिए अब इसको आपको हम 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला समझाएंगे। यही कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई भी सवाल बनाओ चैप्टर का, बस यही इतना ही कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी सब हमने सिखाया है जानकारी के लिए, ठीक है। मिटाएं, कोई भी सवाल रहेगा अभी जो बोर्ड पे मिटाए हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा चैप्टर के लिए, ठीक है। अब लिखो, अब एक कॉन्सेप्ट लिखो, लेट, दूसरा टाइप 2 का सवाल में इसका यूज होगा आपको, लेट 3 लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। पहला a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, पहला हो गया। दूसरा देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, दूसरा हो गया। तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3, तीसरा हो गया। आप गौर करोगे यहाँ 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। लेट 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। पहला लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। बोलो है? पहला क्या है, ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में आपको दिया हुआ, 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है। अब देखो सबसे पहला बात, यहाँ पर ए क्या मानेंगे, ए हम क्या बोले थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या सब होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स में देखिए ए क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। लेट ए में क्या सब होगा, ए में आपका होगा, ये देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये क्या है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये आपका a है, ठीक है। ए में क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। उसके बाद आइए बी में आपका क्या है, बी में आपका है d1 d2 d3, d1 d2 और d3। बी में आपका है d1 d2 और d3। उसके बाद आइए, है ना, ए हो गया, ये बी हो गया, पहले हम एक्स लिख देते हैं। और एक्स में आपका क्या है, एक्स में आप लिखोगे एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, एक ही बात है, आगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ ए को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना, आएगा ना, ए एक्स बराबर क्या होगा, बी होगा है। इस सवाल में भी देखोगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो सर, चूंकि ए एक्स बराबर क्या होगा, बी होगा। ए को अगर x से गुना करेंगे डी होगा, जैसे 2 ऑर्डर वाला सेम 3 ऑर्डर वाला, खाली ये थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन परेशानी तो नहीं होगा। ये x बराबर होगा b, तो x बराबर आपका क्या फॉर्मूला होगा,
ए इनवर्स बी, एक्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, ए इनवर्स बी, बोलो होगा। अब आप कहोगे सर ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना बी, है ना। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए गुना बी। इस फॉर्मूला के सहायता से आप आराम से x को निकाल सकते हैं। समझ गए बात को, पूरा चैप्टर का हमने आपको कंसेप्ट आज बताया है। 2 ऑर्डर वाला रहेगा वो भी ऐसा ही, 3 ऑर्डर वाला भी रहेगा ऐसा ही। 3 ऑर्डर वाला मान लो 3 इक्वेशन रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, दूसरा है 2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, तीसरा है 3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो ये क्या लिखोगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए में क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब बी में क्या होगा, बी में आपका होगा d1 d2 d3। एक्स में क्या लिखोगे, x y z तीनों वेरिएबल। अब बताओ ए को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, b होगा ना। कैसे देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3 होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ax बराबर b। अगर ax बराबर b होगा तो x बराबर होगा a इनवर्स b। ठीक है, पूरा चैप्टर का कंसेप्ट हमने बता दिया। एक बार आप कंसेप्ट को आराम से लिख लेना, समझने का प्रयास करना, सीखने का प्रयास करना। समझ गए बात को, आप जितना बढ़िया से सीखने का प्रयास करेंगे आप उतना बेहतरीन स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है, आप इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो। नहीं सीखने का प्रयास करोगे तब ये दिक्कत होगा, सीखने का प्रयास करोगे तो कोई कभी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए बात को, एकदम इसको आप मन में बैठा लीजिए मेरे भाई। आसान सारा कुछ है, हार्ड कुछ नहीं है। लिख लीजिए, सब लिख लीजिए। ठीक है, आज पूरा कंसेप्ट को एक बार समझोगे, एक प्रयास करिएगा आप किसी तरह का एक्सरसाइज 8.1 का टाइप 1 का एग्जाम्पल बनाने का। एग्जाम्पल बना लेंगे तो कुछ सवाल आप बना लेंगे। फिर कल जो हम आपको बताएंगे इसका सवाल सब बताएंगे, बेहतरीन सब क्वेश्चन इसमें है, बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा, हम प्रयास करेंगे आपको एकदम दिक्कत नहीं हो, थोड़ा सा आप समझने का सिर्फ प्रयास करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर, मैथमेटिक्स।